कल होमवर्क दिए थे तो देखिए जो लोग लगाए होंगे वो चेक कर लेंगे। पहली चीज इसमें देखिए क्या लिखा है। पहला सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, इन दोनों का सबसे पहले क्रियाविधि दर्शाना है कि दोनों किसी क्या बनाएंगे क्रिया करके। तो हमने आपको बताया था कि इस यौगिक का धातु और इस यौगिक के अधातुक मूलक से क्रिया करेगा। तो देखिए धात्विक मूलक और अधात्विक मूलक क्या है आपको पता है ना। सोडियम क्या है, धात्विक मूलक, और इस वाले यौगिक में NO3 क्या है, अधात्विक मूलक है। तो यह सोडियम NO3 से क्रिया करेगा। तो कैसे बनाएंगे, ये जरूरी नहीं है कि NaNO3 लिख दीजिए, ऐसा नहीं। जो हमने आपको टेबल लिखवाया था मूलक वाले का, उसी के आधार पर इनकी संयोजकताओं को आदान प्रदान करके बनाना है। तो देखिए किसका बनाया जा रहा है, पहला वाला यहाँ बना रहा हूँ। सोडियम किसके साथ क्या करेगा, NO3, मतलब इसके आवेशों को लिखेंगे। तो N सोडियम कितना होता है धनावेश, NO3 कितना होता है एक ऋणावेश। दोनों के आयन बराबर हैं तो वैसे लिख देंगे, यानी कि ये प्लस और ये माइनस कैंसिल। तो क्या लिखोगे NaNO3, ये बन गया। तो पहला यहाँ लिख देंगे NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट। दूसरा कौन, देखो सोडियम को किसके साथ बनाया हमने, नाइट्रेट के साथ। अब क्लोरीन किसके साथ बनेगा, सिल्वर के साथ। तो ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि आप क्लोरीन को पहले लिखें आग इसको बाद में लिखें। हमने कहा था कि कोई भी यौगिक होता है उसमें पहला क्या होता है धातु, दूसरा अधातु होता है। तो ये अधातु है ना और ये धातु है, तो धातु को पहले लिखो और अधातु को बाद में लिखो। तो सबसे पहले बना कर देखते हैं क्या बनता है। तो देखिए क्या बना, क्लोरीन को सिल्वर के साथ, तो Ag सिल्वर और ये है क्लोरीन। अब बताइए सिल्वर का कितनी संयोजकता होता है, सिल्वर बताइए भाभी, सिल्वर का कितनी संयोजकता होता है, Ag2+ है या Ag+ है या Ag3+ है, 2+ है ना। तो 2+, ये लिख दिया 2+, और क्लोरीन माइनस। अरे 2+ नहीं है सर जी, हाँ C+ है सिल्वर का। हाँ, दो एक ही है, एक ही है। आप देख लो Ag+ है या Ag2+ है, क्लियर कर लीजिए। सिल्वर का परमाणु क्रमांक कितना होता है इसको लेकर के बना सकते हैं। सिल्वर सर Ag+ है ना, तो यहाँ लिखा Ag+। अब सिंपल सी चीज़ है, दोनों आयन क्या हो गए कैंसिल, तो लिख देंगे क्या AgCl बन गया। अभी तक ये क्या बना, रासायनिक ढांचा समीकरण। अब इसको हमें क्या करना है, रासायनिक संतुलित समीकरण यानी संतुलित करना है। तो देखते हैं दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या संतुलित है कि नहीं है। संतुलित है। सबसे पहला चीज धातु से शुरू करेंगे। तो सोडियम इधर 1 है, इधर सोडियम 1 है, संतुलित है ना। सिल्वर 1 है, सिल्वर 1 है, ये भी संतुलित है। क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, संतुलित है। नाइट्रेट 1 है, नाइट्रेट 1 है, मतलब नाइट्रेट का मतलब हम ये देख रहे हैं NO3, ये भी NO3 ठीक है, यानी नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3, ये अपने आप संतुलित है। तो सही नहीं है ठीक। तो यहाँ जो बनाए गए हैं ना, इसी को तुमने उल्टा लिखा है, ये उल्टा नहीं लिखते। कभी भी आप रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले धात्विक फिर अधात्विक, ये ध्यान रखिएगा, समझ आया। दूसरा
बेरियम क्लोराइड है और ये हाइड्रोजन सल्फेट या इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, जो सल्फर का अम्ल है। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या हुआ? कुछ नहीं। अब इसको क्रिया करवाना है। कैसे क्रिया होगा? जब दोनों में धात्विक अधात्विक मूलक है तो दोनों के धातु और अधातु का आपस में अदला बदली कर दो। किसका किसका? बेरियम किसके साथ क्रिया करेगा? सल्फेट के साथ। और हाइड्रोजन किसके साथ? क्लोरीन के साथ। ये तो करना है। तो बेरियम का संयोजकता कितना होता है? बेरियम Ba, बेरियम लिखिए क्या? ये 2+ होता है। हाँ 2+। तो देखिए बहुत सिंपल चीज है। बेरियम की संयोजकता लिख दीजिए और किसके साथ क्रिया कर रहा है? सल्फेट के साथ। लिखा Ba2+ और SO4-2 आवेश। ठीक है, -2 लिखो या 2- लिखो, एक ही बात है, 2-। ठीक, दोनों के आवेश क्या है? सेम है। बराबर। और विपरीत चिन्ह क्या है? कैंसिल हो गया। तो क्या लिखोगे? BaSO4। यहाँ लिख दिया BaSO4 प्लस। अब कौन किसके साथ? हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ। तो क्या हम H2Cl2 लिख देंगे? नहीं ना, उनके आवेश लेकर क्रिया करना है। तो देखिए H धनावेश है और क्लोरीन भी एक ऋणावेश है। दोनों आवेश कैंसिल। तो क्या लिखेंगे? HCl। ये हो गया। अब इसको संतुलित करना है। देखिए बेरियम परमाणु की संख्या 1, इधर भी बेरियम के परमाणु की संख्या 1 और हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है। 2 कर दो। 2 कर दीजिए सर। मजा आया? और क्लोरीन 2 है तो वहाँ क्लोरीन अपने आप 2 हो गया। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। इसको ऐसे ही मिलाओ। देखो ध्यान से, एक ही करके नहीं मिला सकते, मिला भी सकते हो और नहीं मिलाना चाहते तो एक बार में मूलक की संख्या SO4 कितना है? तो यहाँ SO4 कितना है? 4। एक ही बार में हो गया SO4 संतुलित। या ऐसे भी देख लो, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, ये भी संतुलित है। बस क्या करना था? 2 लगाना था। समझ आ गया? थोड़ी उल्टा लिखा है। तीसरा देखते हैं। थोड़ी उल्टा लिखा है। ये ना आएगा कभी कैसे कम करिए। ये तो ऊपर ले ले और ना अब है जिंक का हाइड्रोजन सल्फेट से क्रिया। इसको ध्यान से पहले ये समझेंगे कि इस वाले में एक तत्व है जिंक और इसमें एक प्रकार का यौगिक है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अब ये देखना है कि इस यौगिक में जो हाइड्रोजन है धातु और इसमें जो जिंक धातु है, तो दोनों में कौन अधिक क्रियाशील है? जिंक बताया था ना। जिंक, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या होते हैं? हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं। तो हाइड्रोजन वाला कोई यौगिक रहेगा और उसके साथ अधिक क्रियाशील वाले किसी परमाणु की क्रिया करवाओ तो यह क्या करेगा? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो जिंक ने किसके साथ क्रिया किया? जिंक ने किसके साथ क्रिया किया? सल्फेट के साथ। और हाइड्रोजन विस्थापित, मतलब वो गैस के रूप में विस्थापित हो जाएगा। तो जिंक की संयोजकता बताइए। 2+ और भी होता है? नहीं होता सर। है, होता है। हाँ होता है, होता है। सर बस दिया है इसमें, देख लीजिए +2 एक ही दिया है। एक ही लिखे हैं? हाँ। चलिए ठीक है। ये डी ब्लॉक का तत्व है, इसको निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं देखना है। Zn2+ है तो देखिए कैसे बनाना है। सिंपल चीज है। Zn2+ लिख दिए। जिंक को किसके साथ? SO4 के साथ ना। Zn2+ और SO4-2 यानी कि 2-, दोनों आवेश कैंसिल। क्या लिखेंगे? प्लस। हाइड्रोजन को गैस के रूप में निकालना है, नवजात हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। ऐसे संतुलित है क्या? अपने आप संतुलित है। देखिए 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन,
SO4 एक है, SO4 एक है, जिंक 1 है, जिंक 1 है, हो गया। 4 ऑक्सीजन। अनुमान लगा दिए इसे, इसमें क्या करना है। यस सर। अच्छा ये क्या है, लेड ऑक्साइड है और प्लस कार्बन। तो लेड ऑक्साइड को कार्बन के साथ क्या कराना है। अब समझिए इसमें भी इसी प्रकार से एक समीकरण है। तो लेड ऑक्साइड में से लेड ऑक्साइड किसी की जगह लेड वाला कार्बन के साथ और ऑक्सीजन विस्थापित हो जाएगा, क्योंकि लेड क्या है, लेड का मतलब कि यहाँ पर अधातु वाला विस्थापित हो रहा है, यहाँ पर धातु विस्थापित हुआ था। तो लेड कार्बन से क्रिया किया और ऑक्सीजन को विस्थापित कर दिया। तो ऑक्सीजन प्रकृति में संयुक्त अवस्था में भी होता है, गैस के रूप में, और परमाणु के रूप में भी होता है। तो ऑक्सीजन लिखेंगे तो परमाणु होगा, O2 लिखेंगे तो ऑक्सीजन गैस होगा। तो ऑक्सीजन गैस बनेगा तो Pb कार्बन ऐसे। अब Pb कार्बन क्या है, PbC सही है नहीं, लेड और कार्बन की क्रिया करवाना है तो वैसे ही करवाओ। समझ में आ रहा है, कभी भी ऐसे मत लिखना, PbC लिख दो हो गया, और फिर O को यहाँ लिख दो प्लस O, ये नहीं चलता। लेड के बताइए Pb कितना होता है, 2 प्लस Pb की संयोजकता 2 प्लस B 4 प्लस B। 2 और 4 है। हाँ। तो देखिए ध्यान समझिएगा, जब ये नहीं कहा गया कि इस Pb का जो 2 संयोजकता है, एक 2 है एक 4 है, तो उन दोनों का नाम होता है, जैसे हमने बताया था ये और सिल्वर फेरम का बताया था ना, फेरम का Fe का बताए थे। Fe का हमने आपको बताया था ऐसे Fe2 प्लस होता है, और Fe नहीं Fe की बात Fe की बात छोड़ो, रुको, Fe नहीं, कापर की बात लो, कापर प्लस होता है और Cu2 प्लस होता है, ये बताए थे ना। तो जब हमने कहा था कि कम आवेश वाले में अश जोड़िए, अधिक आवेश में इक जोड़िए, तो जब अधिक वाले से लेकर के बनाओगे तो क्या उसका नाम आएगा, क्यूप्रिक। कम वाला को लेकर बनाओगे किसी दूसरे के साथ तो क्या बनेगा, वो क्यूप्रस बनेगा। तो यहाँ पर वही बात होगा, क्योंकि Pb का 2 आ रहा है ना। अब ये नहीं कहा है कि आप लेड के लिए 2 लेकर बनाइए कि 4 लेकर बनाइए, तो क्या करेंगे, अधिकतम वाला ही लेकर बनाएंगे। समझिएगा, अगर ये कहा गया कि कापर प्लस H2SO4 बनाइए, समझिए इसको पहले, ऐसी कोई अभिक्रिया दे दिया Cu प्लस H2SO4 और कहा गया कि आप इसका रिएक्शन करवाइए। ये नहीं कहा गया कि कापर प्लस H2SO4 की क्रिया करवा करके क्यूप्रस सल्फेट बनाइए, ये नहीं कहा गया। अगर बस ऐसे ही बोल दिया कि अभी क्या कराइए, तो आप कापर की कौन सी संयोजकता लोगे, अधिकतम वाला। और जब कह दिया क्यूप्रस बनाओ, तो क्यूप्रस में कौन सी संयोजकता लेकर बनाते हैं, प्लस वाला केवल। अगर दिया क्यूप्रिक बनाइए तो Cu2 प्लस लेकर बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर नहीं कहा गया, तो क्या बनाओगे, इसकी अधिकतम वाली लेकर के, यानी कि 2 प्लस लेकर के बनाओगे। वैसे यहाँ पर Pb का 2 बता रहे हो, एक 2 प्लस एक 4 प्लस, तो क्या करेंगे, अधिकतम वाला ले लो। तो कैसे लिया अधिकतम, Pb 4 प्लस प्लस किसके साथ, कार्बन के साथ। तो कार्बन का तो पता ही है -4 होता है, ठीक है ना मालूम है, 4 माइनस कैंसिल हो गया दोनों, मैं ना दे ले रहा है, हुआ ना, मैं ना दे ले रहा। नहीं दिया है यार, कहाँ दिया, हम देखा ही नहीं, लिखा ही नहीं। किसका, कार्बन का। कार्बन का, वो निकाल सकते हैं, इसमें कोई तक नहीं है, लिख लो, नोट कर लो आगे, C लेकर के माइनस को, वो तो निकाल सकते हैं। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है उसको लेकर बना कर देख लो कितना आएगा। परमाणु क्रमांक कितना होता है कार्बन का, बोलिए, कार्बन 6 होता है, 6। अब 6 का बनाइए, 2, 4 बनेगा ना। अंत में कितने इलेक्ट्रॉन, -4। 4 का मतलब कार्बन के चारों तरफ इसी 4 इलेक्ट्रॉन को भर दो। चारों अयुग्मित है, जोड़ा नहीं बनाया कोई, तो 4 अयुग्मित है, तो उसकी संयोजकता 4। अब माइनस में कि प्लस में, प्लस में, प्लस माइनस में,
क्यों? क्योंकि हाँ सर बताएं। 4 से कम है। कम है, 4 के बराबर है। 4 हो या 4 से अधिक हो तो अधातु। सर तो अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन 4 ही है, 4 से बराबर रहेगा तो अधातु। और 4 से ऊपर रहेगा तो भी अधातु। केवल एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए नियम, सिंपल चीज। अधिक ये क्या है? ये अंत में 4 इलेक्ट्रॉन 4 ही के बराबर है, 4 ही है ना, एकदम तो सही ये है। अधातु हुआ। और अधातु की संयुक्ता माइनस में आती है, तो लिख देंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 है तो माइनस में 4। ठीक, तो यहाँ लिख दिया मैं 4। अच्छा, इसको बनाती है, देखो दोनों आवेश कैंसिल, तो क्या बन गया? PbC यानी लेड कार्बाइड। लेड कार्बाइड PbC बन गया। प्लस ऑक्सीजन गैस निकालना है ना, तो O2 लिखेंगे, O नहीं लिखेंगे। ऑक्सीजन यदि अपने अधिकतम स्थिति यानी कि मुक्त अवस्था में भी हो और संयुक्त अवस्था में भी हो, तो अधिकतम वाला ही लेकर नोट करना है, ऑक्सीजन गैस। अगर ये ऑक्सीजन संयुक्त अवस्था में नहीं रहता, या तो अपने ही के साथ या किसी दूसरे परमाणु के साथ, तो उसको हम केवल लिखते O ऑक्सीजन, O परमाणु लिखते। लेकिन हम देखते हैं कि ऑक्सीजन गैस एक संयुक्त अवस्था में भी होता है, तो उसको ऑक्सीजन गैस O2 लिखेंगे। अब इसको संचित कर दीजिए, देखिए 2 है ना ऑक्सीजन, इधर कितना, तो क्या करेंगे? 2 लगाएंगे आगे, लगा दो। लेड कितना हो गया? 2, तो यहाँ पर लेड 1 है तो इसको भी 2 कर दो, तो कार्बन 2 हो गया, तो यहाँ पे लगा दो 2, बन गया। समझ आया? और कोई दिक्कत? अच्छा, तीसरा देखिए, चौथा, पांचवा, हाइड्रोजन सल्फाइड है और ये ऑक्सीजन गैस है। तो अब इसमें क्या होगा? वही बात है, इसका हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर हमने आपको बताया था ना कि जब भी इस यौगिक में हाइड्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन हो तो दोनों मिलकर के पानी बनता है। तो बना दीजिए H2O पहले, और साथ में सल्फर क्या हो जाएगा? अलग, या तो सल्फर परमाणु बनाएंगे या तो सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर एक बात समझिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी बन सकता है, SO2, SO3, SO4 ये बनते हैं। आप चाहें तो बना लें, अगर नहीं बनाएंगे तो सल्फर गैस निकाल देंगे। यहाँ पर H2S4S8 रूप में होता है सल्फर। देखिए सल्फर का कितना रूप होता है, H2 भी होता है, S4 होता है, S6 होता है, S8 होता है। ये सब गैसें हैं जिनमें अलग अलग परमाणु संयुक्त हैं, किसका लेंगे? क्योंकि सल्फर की यही संयोजकता है। तो किसका लेंगे? S2 का? S2 ना लेंगे? हाँ, H2 नहीं, एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, क्योंकि सल्फर भी इससे क्रिया कर सकता है, तो SO2 बना दो, वो क्या लिखना है? बनेगा। हमें पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस होती है तो बना दो। अगर नहीं तुमको पता है और नहीं जानते हो तो सिंपल सी बात है, H2 लिखो, S4 लिखो, S6 लिखो, S8 लिखो, ये सब गैसें हैं सल्फर के। समझ गया? यस सर। अब संतुलित कर दीजिए। अगर SO2 लिखते हैं तो कैसे संतुलित करेंगे? 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2 बना दो। हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 दूना 4, तो इधर 4 करना है, यहाँ 2 लगा दो। सल्फर 2 हो गया, तो यहाँ पर सल्फर 1 है, इसको 2 कर दो। ऑक्सीजन 2 दूना 4 हो गया, तो यहाँ पर 2 कर दो। अनुमान लगाओ, ऐसी सिंपल चीज़ है, फटाफट कर सकते हैं। नहीं समझ आ रहा है? आ गया है। आ ही रहा सर जी। यहाँ ऑक्सीजन देखिए कुछ और हो रहा है, रुक जाइए, यहाँ पर ऑक्सीजन घट बढ़ रहा है। ये देखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा या सल्फर गैस बनेगा, ये देखना है। हमको लगता है सल्फर बनेगा, सल्फर गैस, क्योंकि ऑक्सीजन की क्रिया कर लिया। तो एक काम करते हैं, S2 बना दीजिए, या S4 बना सकते हैं, या S6 बना सकते हैं, S8 बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सल्फर कम मात्रा में है तो S2 बनाइए। अब कितना हुआ देखिए, 2 हाइड्रोजन
ये नहीं था ना, 2 हाइड्रोजन हो गया। हाँ सल्फर 2 है, यहाँ सल्फर 1 है, 2 कर दो। हाँ हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया, तो यहाँ पर 2 है, 2 कर दो। ऑक्सीजन 2 हो गया ना, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गया। ठीक, इस प्रकार से बना सकते हैं। और ये गैस है, और तेल लगा दीजिए सही डाला, वो काट देने की लोग सही करके। इस प्रकार से। ये अम्ल है, पता है ना आपको? हाँ हाइड्रोजन क्या होता है? जिसमें जिस योगी में हाइड्रोजन होता है वो अम्ल होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी। देखिए, कुछ विद्यार्थियों को सल्फर से संबंधित, सल्फर परमाणु की संयुक्ता संबंधी कुछ कन्फ्यूजन है, इसको दूर कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आबाऊ नियम आपको पता होना चाहिए। आबाऊ नियम से किस इलेक्ट्रॉन कैसे बनाते हैं, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, कैसे भी लिख सकते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितना हो गया? 2 2 4 6 4 10 2 12 12 और 6 16 18 अधिक हो गया ना, इसको हटाना पड़ेगा, ये नहीं रहेगा। और इस पर से 2 इलेक्ट्रॉन कम करना है, 4 ही लिखा जाएगा। हो गया ना 16। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब इसको गिनेंगे तो बिल्कुल 16 आ जाएगा। 2 2 4 6 4 10 2 12 4 16। अब ध्यान समझिएगा, इसकी संयुक्ता हम पहले आद्य अवस्था में निकालते हैं। पहली स्थिति में जो निकलती है संयुक्ता, उसी को आद्य अवस्था वाली संयुक्ता कहते हैं। क्या करना होता है? ये पता करना है कि इस सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम संयोजी कोश क्या है, यही ना? तो अंतिम संयोजी कोश का मतलब ये जो देख रहे हो 1 लिखा है, मतलब पहले कोश। ये 2 और ये 2, ये कुल मिलाकर के दूसरा कोश है। 3 3 मतलब ये कुल मिलाकर के तीसरा कोश है। और आपको पता होगा कि जो परमाणु होता है उसके नाभिक के चारों तरफ पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, चौथा कोश, 5वां कोश जो ऐसे रहता है, तब पहले कोश में कौन कौन सा उपकोश होता है? केवल एस उपकोश। तो पहले कोश में एस उपकोश, दूसरे कोश में एस पी उपकोश, तीसरे कोश में एस पी डी उपकोश, चौथे कोश में एस पी डी एफ उपकोश। इस प्रकार से एस पी डी एफ सब रहता है। 5वां वाला बता दीजिए। एस पी डी एफ भी रहता है, वहाँ तक नहीं जाएंगे, 4 तक कंप्लीट होता है, समझने के लिए यहाँ बता रहा हूँ। नहीं तो हम लोग लिखते हैं 5 6 7 इतने तक का अध्ययन करते हैं, ऐसे इतने तक का अध्ययन करते हैं। और इसमें एस पी डी एफ ही रहता है। ठीक, जब और तत्व खोजे जाएंगे तो इन कोशों को और बढ़ा दिया जाएगा और उपकोशों को भी बढ़ाया जा सकता है। अभी ये इतना ज्ञात नहीं है, 118 तत्व ज्ञात हैं। देखिए अंतिम संयोजी कोश कौन सा इसमें है? ये दिखाई दे रहा है तीसरा। अंतिम का मतलब तीसरे के बाद चौथा तो इसमें नहीं लिखा है, तो वही है तीसरा, उसको ले लिया। यहाँ लिखा लास्ट वैलेंस सेल, क्या बोलते हैं? लास्ट अंतिम वैलेंस सेल। वैलेंस मतलब हाँ संयोजी, सेल कोश। तो लास्ट वैलेंस सेल कौन सा है? ये, इसको लिख लिया 3s2 3p4। अब इस उपकोश के S उपकोश है, P उपकोश है, दोनों के कक्षकों को बना करके उन्हीं कक्षकों में इस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को एक एक करके भरना है। उपकोश क्या होता है? SPDF। इसके अंदर कक्षक क्या होता है? जितनी SPDF के ऊपर इलेक्ट्रॉन चढ़ाए जाते हैं उसका ठीक आधा कक्षकों की संख्या होती है SPDF। तो इस पर इलेक्ट्रॉन, इस पर इलेक्ट्रॉन, इस पर 2, इस पर 6, 6 4 10 4 14 ऐसे जोड़कर निकालते हैं ना।
अब इसका ठीक आधा कर दो, इसका आधा 1, इसका आधा 3, इसका आधा 5, इसका आधा 7। ये क्या है? SPDF में कक्षकों की संख्या है। ठीक, तो बताइए S में कितने कक्षक? 1। तो 1 कक्षक बनाओ ऐसे, खाना खाना कक्षक कमरा। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे। मतलब पहले एक ऐसे भरो, जब भर जाता है तो फिर दोबारा युग्मन करवा दो। P पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और P में कितने ऑर्बिटल? 3। तो 3 ऐसे बनाएंगे, 1 2 3 खाना। 3 खानों में इस पर उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन को भरोगे तो पहले एक एक करके सब में भरेंगे, वो एक एक करके ऐसे रहेगा। ठीक, भर गया ना सब? एक और बचा है। अब यहाँ से फिर क्या करेंगे, नीचे की तरफ से ऐसे युग्मित करवा देंगे। हो गया। कितना खाली है जिसका युग्मित जोड़ा नहीं है? 2 केवल। ये जोड़ा नहीं बना है, इन दोनों का जोड़ा बना हुआ है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने जिनके जोड़ा नहीं है? 1 2। तो इसके लिए हम कहेंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितना है? 2। इसलिए संयोजकता, किसकी संयोजकता? सल्फर का कितना होगा? 2 ना। अब वो 2 धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक होगा कि नहीं होगा? इसका आप बाउ नियम से बनाया हूँ, बोरबरी नियम से बनाकर देखिए। पहले कोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दूसरे कोष में यहाँ से लेके यहाँ तक 6 2 8 कामा। तीसरे कोष में ये तीसरा पूरा है ना, कुल मिला कितने? 4 2 6। अंत में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 6। अगर अंत में 4 से दिखे तो अधातु हुआ। अधातु की संयोजकता माइनस में, तो लिखेंगे यहाँ पर संयोजकता बराबर -2। तो याद अवस्था में -2 आ गया। यही है सल्फर क्या होता है? H2 के रूप में भी रहता है। 2 है तो लिखो H2। निकल में आ रहा है। ये अभी तक आद्य अवस्था में निकली है। अब क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल करके, इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल करके और किसी खाली ऑर्बिटल में जा सकते हैं? तो आंसर है हाँ। सोचिए, तीसरा कोश है ना, और तीसरे कोश में कितने उपकोश होते हैं? 3 उपकोश। लिखाऊं? तीसरे कोश में कितने उपकोश? SPD। तो यहाँ पर तीसरे कोश में जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आ रहा है, ये कितने उपकोश लिखा गया है? 2 ही उपकोश। और तीसरा नहीं लिखा गया तो समझिए वो क्या है? खाली है। S और P लिखा है ना केवल, D वाला तो इसमें आ नहीं रहा है, जो कि तीसरे कोश से संबंधित नहीं है। तो हम समझेंगे कि तीसरा वाला क्या है? खाली है। तो खाली होने का मतलब उसको ऐसे लिखोगे यहाँ पर 3D। अब D में कितने ऑर्बिटल? D पर 10 इलेक्ट्रॉन जाया जाता है, 10 का आधा कर दो 5। तो इसमें कितने ऑर्बिटल? 5। ये हो गया, देखो 1 2 3 4 5। अब बताओ, यदि इधर से ध्यान रखिएगा, जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इस वाले खाली ऑर्बिटल में ऐसे चला जाएगा, तो जब यहाँ लिखेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी प्रथम उत्तेजित अवस्था में, तो प्रथम उत्तेजित अवस्था में क्या होगा? प्रथम उत्तेजित अवस्था में सबसे पहले इसको लिखोगे 3H2 3P4 है और 3D वाला खाली है, S में पूरा भरा है ऐसे, P 1 2 3 और ये हो गया 4, D वाला का खाली है 1 2 3 4 5, ये हो गया। और देखो एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ प्रथम उत्तेजित अवस्था में, इधर से ही जो युग्मित होगा उसी को एक निकाल कर इसमें डालना है, इधर से नहीं, एक बार में नहीं, एक एक करके। सबसे पहले प्रथम उत्तेजित अवस्था में इधर से, जो इधर से युग्मित है उसको, इसको निकालो और ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के इस खाली ऑर्बिटल में चला आया।
तो अब बताओ कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 4 आ रहा है ना। तो जब इस स्थिति में प्रथम उत्तेजित अवस्था में इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो कि युग्मित था ये निकल करके खाली वाले एटम में चला गया, तब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। तो हम कहेंगे कि इस स्थिति में, किस स्थिति में? प्रथम उत्तेजित अवस्था में सल्फर की वैलेंसी कितनी हो गई? -4। तब देखो कि नो 1 2 3 4 चारों क्या है? अयुग्मित थे। एक और स्थिति आ सकती है, कौन सी? द्वितीय स्थिति। तो इस स्थिति में लिख सकते हैं कितना हो गया? -4। और द्वितीय स्थिति में, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में कैसे लिखेंगे ये ना? देखो 3H2 और यहाँ एक यहाँ पर गलती हो गया। ये जो देखो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ 3 ही न रहेगा, और इस पर एक इलेक्ट्रॉन आया तो 1। अच्छा, यहाँ से अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और इस पर ऐसे बनाओगे, ऐसे ये ऐसे ही रहेगा, एक इस 3 ही रहेगा। अब इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन उत्तेजित नहीं हो सकता। तो 1 2 3, और ये है कौन सा? 3p3, और यहाँ पर क्या है? 3d। देखो एक इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें गया है ना, तो यहाँ d पर कितना हो जाएगा? 2। एक पहले से है यार। तो ये हो गया 2 3 4 5, मतलब ये 1 और ये 1, यहाँ पर हो गया 2। ठीक, अब बताओ कुल कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? 5। 6 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय उत्तेजित अवस्था में सल्फर की वैलेंसी कितनी हो गई? -6। यानी इस स्थिति में वैलेंसी बराबर -6 हो गया। ये है सल्फर की वैलेंसी निकालने का तरीका, जब किसी के एक से अधिक होते हैं। ये प्रथम स्थिति में उत्तेजित अवस्था था, इसको अलग से लिया जाता है। और ये प्रकृति की अवस्था में, जब वो प्रकृति में मौजूद है, वातावरण में मौजूद है, तब उस स्थिति में उसकी संयोजकता कितनी ही रहती है? 2। और हम लोग क्या करते हैं? उस पर कुछ चोट डालो, गर्म अवस्था में लाओ, या उसको और अधिक ताप दो उस स्थिति में। यानी हम लोगों ने उसको क्या कर दिया? एक्साइटेड कर दिया। तो उस स्थिति में ये सारी वैलेंसियाँ निकल कर आती हैं, क्योंकि सल्फर को हम लोग क्रियाविधि करवा रहे हैं। अब पहली स्थिति में अगर वो सल्फर रखा है तो उस पर कोई भी परमाणु क्रिया करवा दो, अपने आपस में प्रकृति की स्थिति में क्रिया करके 2 वैलेंसी के साथ क्रिया करेगा। ठीक, समझ आया इतना? इसी तरह से क्लोरीन का भी निकाल सकते हैं। क्लोरीन का हम लोग तो आद्यावस्था में एक ही निकालते हैं, लेकिन होता है 3 भी, 5 भी और 7 भी। सल्फर की कितनी होती है? केवल व केवल 3 ही संयोजकता। एक है 2 4 6। क्लोरीन का 4 संयोजकता होता है, 1 3 5 और 7, 4 संयोजकता होती है। यानी उतने प्रकार का बंध बना सकता है। समझ आ गया? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।